नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। हरिद्वार एल्मास बना यूपीएल सीजन 2 का चैंपियन। फाइनल में नैनीताल टाइगर्स को 4 विकेट से हराया। सीएम धामी ने विजेता टीम को दी बधाई, कहा जीवन में अनुशासन और टीम वर्क लाएं युवा। 63 साल बाद फिर आबाद होगा जादूंग गांव। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत शुरू हुआ होम स्टे निर्माण। भारत चीन युद्ध में हुआ था खाली। डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण। डोईवाला में गुलदार ने ग्रामीण पर किया हमला, लोगों में दहशत का माहौल। पूर्व ग्राम प्रधान ने वन विभाग से लगाई सुरक्षा की गुहार। शरद पूर्णिमा आज। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा यह पर्व आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की अमृत धारा करे प्रवाहित। और उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 2 दिन तक बरसेंगे बादल। बर्फबारी की भी संभावना। प्रशासन ने की लोगों को सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड प्रीमियर लीग T20 सीजन 2 के रोमांचक फाइनल में हरिद्वार एल्मास ने नैनीताल टाइगर्स को 4 विकेट से हराकर चैंपियन का ताज अपने सिर पर सजा लिया। नैनीताल की टीम यूपीएल में लगातार दूसरे साल फाइनल में हार गई। समापन समारोह में सीएम धामी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल न केवल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि खेल के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और संघर्षशीलता जैसे गुणों का भी विकास होता है। आज प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और पुरुषों के साथ ही महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कालाढूंगी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन किया। इसमें 500 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम अध्यक्ष सूबेदार मेजर बलवंत सिंह मेहरा ने बताया कि आरएसएस देश में कभी भी कोई आपदा हो या फिर कोई जनहानि हो, सबसे पहले पहुंचकर उनकी सेवा करने का काम करती है। ये देश का जब हिंदू समाज शक्तिशाली होगा तो देश स्वतः ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस देश का बहुसंख्यक समाज कमज़ोर होता है वो देश कभी भी तरक्की नहीं करता है। संघ ये चाहता है कि यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है वो शक्तिशाली बने तो देश आगे बढ़ेगा। और हिंदू समाज एकमात्र विश्व का समाज है तो सबके सुख की करता है, सर्वभौमत्व सुखिना के नाम से। और हिंदू समाज के बीच में सारे जितने भी धर्म और मत पंथ हैं वो सब सुरक्षित है। तो हिंदू शक्तिशाली होगा तो सब सुरक्षित रहेंगे, देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की। जैसे आप देख रहे हैं आज हिंदू जागरूक हो रहा है तो देश हमारा बहुत तरक्की कर। नैनीताल में संघ शताब्दी के उपलक्ष्य में पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो पूर्ण गणवेश में हुआ। स्वयं सेवकों ने डीएसए मैदान में प्रार्थना कर स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की कामना की। स्वयंसेवक प्रभारी राजेश जोशी ने कहा कि हिंदू अपने तीज त्योहारों को उत्साह से मनाएं और मंदिरों में पूजा अर्चना करते रहें। इस दिन अगर हम एक ऐसा, वैसे तो विजयादशमी का उत्सव हम हर वर्ष मनाते हैं, परंतु इस वर्ष उत्साह से और अधिक मना रहे हैं क्योंकि यह 100 वर्ष पूर्ण होने का कार्यक्रम है। किस तरीके से कहाँ पथ संचलन जो बाजार से होते हुए बाजार में नीचे माल रोड से होते हुए ऐसी नैनीताल जो नैनीताल में है वहाँ तक रहेगा, वहाँ कार्यक्रम का समापन। भारत चीन सीमा से लगे जनपद उत्तरकाशी का सीमांत गांव जादूंग अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पर्यटन की नई पहचान बनने की ओर अग्रसर है।
स्थानीय नागरिकों को सामाजिक आर्थिक विकास और रोजगार से जोड़ने के साथ ही विभिन्न विकास कार्य तेजी से जारी हैं। रविवार को जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जादूंग गांव का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माणाधीन कामों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्धता और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण से पूर्व जिलाधिकारी ने सीओ, आईटीबीपी और अन्य अधिकारियों के साथ समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में जादूंग गांव सीमांत पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हल्द्वानी में नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शनि बाजार में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की। सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, नगर आयुक्त ऋचा सिंह और एसडीएम राहुल शाह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में सरकारी भूमि पर टीन शेड से बनाए जा रहे निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। यहां बिना अनुमति सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य के दौरान ट्रांसफार्मर से बिजली कनेक्शन लेकर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर बिजली विभाग को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी प्रक्रिया शुरू की गई। प्रशासन की टीम के साथ यहाँ संयुक्त कार्रवाई की गई है और उसमें जो इन्होंने रोड पर निर्माण किया था उसको यहाँ पर गिरा दिया गया है और इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन है उसके लिए प्रशासन के माध्यम से विद्युत विभाग को बुलाया गया है और वो वहाँ पर उसमें चेक कर रहे हैं और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उन द्वारा की जा रही है। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है कि ट्रांसफार्मर से सीधा कनेक्शन दे रखा है। ट्रांसफार्मर से सीधा यहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा था तो बिजली विभाग को भी मौके पे बुला रखा है। जो इनका मीटर है ये 1 साल से बंद पड़ा है मीटर है और सीधा इन्होंने ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दे रखा है। तो इसके लिए भी हमने बिजली विभाग को बुलाया है और उनको कहा है कि भाई आप एक बार दिखवा लीजिए कि आपने अगर कनेक्शन दे रखा है तो आप रिटर्न में दीजिए हमको, और अगर नहीं दे रखा है तो जो लाइन मैन है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो और जो जिसने ये कनेक्शन अवैध कनेक्शन लगा रखा है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करो। डोईवाला के सिमलास ग्रांट में गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। इसमें ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पूर्व ग्राम प्रधान उम्मेद बोरा ने वन विभाग की उदासीनता पर नाराजगी जताई है। उन्होंने वन विभाग से ग्रामीणों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार दर्जनों पशुओं को निवाला बना चुका है। रुक करेंगे अगली खबर का। चंपावत के लोहाघाट से खबर है। यहां पर छीड़ा खाल में जल जीवन मिशन योजना का कोई पता नहीं है। 150 की आबादी केवल एक हैंडपंप के सहारे है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पेयजल समस्या के समाधान की मांग करते हुए जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने चंपावत जिलाधिकारी से गांव में सोलर हैंडपंप लगाने और जल जीवन मिशन योजना को पूरा करने की मांग की। तो साहब हम यहाँ जब से आए हमारे को तो 20-25 साल हो गए हैं। 20-25 साल में समस्या ही समस्या। पहले तो हम उन गधेरे से पानी लाते थे, हैंडपम्प के बाद में लगे, फिर उसके बाद में ये हैंडपम्प लग गए तो इसमें भी पानी कभी ये कई बार ख़राब हो जाता है तो 2-3 महीने तक पानी नहीं था रहा इसमें। फिर बड़ी मुश्किल से उनके लिए लगाओ, एप्लीकेशन लगाओ तो बड़ी मुश्किल से वो आने वाले ठहरे। हम तो नीचे गधेरे से ही पानी पीते हैं, नीचे जाते थे बच्चे लोग सब। तो असर साहब बहुत असर, इसका असर क्या बताएं। अब हम कुछ कहीं गरीब आदमी हैं, वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे इस इलाके में पानी की समस्या करीबन मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तब से यहाँ पे समस्या देख रहा हूँ। उससे पहले से ही है यहाँ पानी की समस्या और तब से लेके अभी तक यहाँ पे पानी की बिल्कुल भी उपलब्धता नहीं कराई गई है। तो जल जीवन मिशन पूरी तरह फेल है यहाँ पे। हल्का सा भी उसका दिख नहीं रहा कि कोई रिजल्ट है यहाँ। तो जल जीवन मिशन के अंदर बिल्कुल नहीं, एक छोटी सी टंकी बना दी गई है, वो भी इनकम्प्लीट काम कर रखा है। बिल्कुल उसकी मटेरियल की क्वालिटी ख़राब है। टंकी में अगर गलती से अगर पानी यहाँ पे गया, वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि सरकार यहाँ कुछ करती है नहीं, तो वो पानी रुकेगा नहीं और पानी यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। और न पाइपलाइन बिछी है, न पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, हरिद्वार और देहरादून शामिल हैं। आज सुबह देहरादून समेत अन्य क्षेत्रों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। आपको बता दें, अगले 2 दिन तक भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही झोंकेदार हवा चलने की भी संभावना है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र पांडे इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। शैलेंद्र, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, आप कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल प्रभात बनाते कि जाते हुए मानसून में फिर भी देहरादून में कहीं माने उत्तराखंड में अगर बात करें तो बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आज कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही चेताया गया है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवा चलेगी और कहीं कहीं पर बिजली चमकने की भी घटना हो सकती है। साथ ही अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों में 4000 मीटर से ऊपर जो पहाड़ी चोटियां हैं उन पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है और यही कारण है कि मौसम विभाग द्वारा लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है ताकि लोग अनावश्यक रूप से कहीं बाहर न निकले जहां भारी बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ में जब बारिश होती है तो भूस्खलन की संभावना बन जाती है, जिसके चपेट में आने से बहुत लोगों की दुर्घटनाएं भी हो जाती है। प्रभात। शैलेंद्र, इस अलर्ट के मद्देनजर राहत और बचाव कार्य की जो टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इन टीमों को किस तरह से मुस्तैद किया गया है? बिल्कुल प्रभात बताते हैं कि उत्तराखंड में एक आपदा प्रदेश है जहां पर भारी बारिश होती है तो जिसके कारण काफी आपदा की संभावना रहती है। तो जब भी मौसम विभाग द्वारा इस तरह का अलर्ट जारी किया जाता है तो एनडीआरएफ की टीम को और आपदा प्रबंधन सारे पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह देता है और जगह जगह पर ऐसे जगह जहां भूस्खलन की संभावना बनी रहती है वहां पर पोकलैंड से लेकर के जेसीबी तक और साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को सतर्क रहने की के लिए ताकीद किया जाता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अलर्ट जारी किया गया है ऊंचाई वाले इलाकों में, कुछ इलाकों में बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट जारी है, कई जगह पर तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही राहत और बचाव कार्य के लिए जो टीमें हैं उनको भी मुस्तैद कर दिया गया है। सभी का स्वागत है। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गोदियाल जी की आदत राहुल गांधी जैसी है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। 500 किलो सोने की बात करना हास्यास्पद है। अजेंद्र अजय ने कहा कि देश भर में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, सिद्धिविनायक और अयोध्या जैसे प्रमुख मंदिरों में भी वही दानदाता दिलीप लाखी ने श्रद्धा से सोना चढ़ाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस शासनकाल में बद्रीनाथ के गर्भगृह में सोना चढ़ाया गया तब किसी को आपत्ति क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार से 1 रुपया भी लिए बिना श्रद्धालु अपनी भावना से दान करते हैं और इस पर राजनीति करना अनुचित है। अजय ने चेताया कि इस तरह के आरोपों से दानदाता हतोत्साहित होंगे और धार्मिक स्थलों की व्यवस्था प्रभावित होगी। गणेश गोदियाल जी की आदत जैसे राहुल गांधी की आदत है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। उन्होंने 500 किलो सोने का जिक्र किया है कि 500 किलो सोना देना चाह रहा था वो। गणेश गोदियाल जी, इतना मूर्ख आप लोगों को समझ रहे हो? 500 किलो सोना कौन देता है? 500 किलो सोना, 500 किलो सोना तो मतलब एक बहुत बड़ी वो होती है, तो मात्रा होती है, उतना सोना कौन दे रहा है? लेकिन आपको ये गए, मुझे जो मोटा मोटा जानकारी है कि ये उनके कार्यालय में गए थे, कुछ ये खुद लगवाना चाहते थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि जो दानी दाता है दिलीप लाखी, आपके संज्ञान में होगा कि उन्होंने देश के कई मंदिरों में सोना लगाया है, काशी विश्वनाथ से लेकर के, सोमनाथ से लेकर के, सिद्धिविनायक से लेकर के, और अयोध्या में अभी पिछले समय में जब वहाँ पर आपने देखा होगा सोने के जो दरवाजे थे वो वायरल हो रहे थे, तो 13-14 सोने के दरवाजे उन्होंने वहाँ पर लगाए हैं। कि अगर कोई दानी दाता हमारे तीर्थ स्थानों में, हमारे धार्मिक स्थलों में अगर किसी प्रकार अपनी श्रद्धा के अनुरूप कुछ दान चढ़ावा कर रहा है तो उसमें इनको आपत्ति क्या है? उसमें हमसे तो कुछ मांग नहीं रहा है ना, वो हमसे तो कुछ ले नहीं रहा है, वो हमसे तो उसने कुछ भी नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया हमसे, ना उसने टैक्स में छूट के लिए किसी प्रकार की कोई अप्रोच करी है।
हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों के व्हाइट कोट सेरेमनी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट समेत मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य कई विभागों के डॉक्टर मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि महर्षि चरक शपथ के अंतर्गत सभी नए डॉक्टरों का शुभारंभ किया जाएगा और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले डॉक्टर उस समय के 5 गरीब परिवारों को गोद लेकर और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में 480 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने जा रही है। इसके बाद हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी पूरी हो जाएगी। 2027 तक राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती पूरी कर ली जाएगी, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सुविधा मजबूत होगी। देखिए, हमारे मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में आज 125 बच्चों के नए एडमिशन हुए हैं और हमारी चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक टारगेट कर रखा है कि हर मेडिकल कॉलेजों में महर्षि चरक शपथ के द्वारा इनका शुभारंभ किया जाएगा, दीक्षारंभ की जाएगी और प्रत्येक मेडिकल का जो छात्र 5 साल तक हमारे कॉलेज में पढ़ेगा वो उस नगर के 5 गरीब परिवारों को गोद लेगा, उनके स्वास्थ्य की चिंता भी वो छात्र करेगा। और अब हम 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहुत जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। अब हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी और मैंने विधानसभा सत्र में भी कहा था, आज भी आपके पास फिर दोहरा रहा हूँ कि हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2027 तक उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी। त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों में रौनक लौट आई है। अब दीपावली के लिए बाजार भी सजने लगे हैं। जीएसटी के प्रावधानों में हाल ही में हुए बदलावों के बाद आमजन को राहत मिली है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। दुकानदारों के अनुसार इस बार वाहनों और घरेलू उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी स्लैब में दी गई राहत का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बचत और स्वदेशी अपनाने का ये दौर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए खुशी लेकर आया है। दीपावली पर लोगों में खरीदारी को लेकर जबरदस्त उत्साह है और स्वदेशी उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। देखिए, जीएसटी के प्रावधान से जिस प्रकार की खुशखबरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये जीएसटी के जो एक स्लैब जो लगाया है, आम जन को बहुत ही उससे राहत मिली है। आप देखें, चाहे जो हमारे जो संसाधन, चाहे गाड़ी हो, छोटे मोटे जो घरेलू उत्पाद हैं, उसमें बहुत सारे लाभ जो मिले हैं। और क्योंकि बचत का जो मुझे लगता है बचत का ये जो दौर चल रहा है, इससे बड़ी संख्या में इस बार दीपावली के नवरात्रि के त्योहार में तो खरीदारी हुई है। अब दीपावली का जो त्योहार आ रहा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है वाहनों की खरीदारी होती है और अपने जो घरेलू जिस प्रकार से बचत हुई है, मुझे लगता है बड़े उत्साह के साथ जो है जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो उसमें खुशी का माहौल है और निश्चित रूप से इस बार खरीदारी काफी संख्या में होने वाली है। कोटद्वार क्षेत्र में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब जम्मू कश्मीर के बारामूला से दुखद समाचार आया कि भारतीय सेना में तैनात राइफलमैन सूरज सिंह नेगी ड्यूटी के दौरान क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से वीर गति को प्राप्त हो गए। बीती देर रात उनका पार्थिव शरीर कोटद्वार लाया गया, जिसके बाद आज सैन्य सम्मान के साथ शहीद सूरज सिंह नेगी का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान लोगों ने नम आंखों से शहीद सूरज सिंह नेगी को आखिरी विदाई दी। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। हरिद्वार एलमास बना यूपीएल सीजन 2 का चैंपियन। फाइनल में नैनीताल टाइगर्स को 4 विकेट से हराया। सीएम धामी ने विजेता टीम को दी बधाई, कहा जीवन में अनुशासन और टीम वर्क लाएं युवा। तिरसठ साल बाद फिर आबाद होगा जादू गांव। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत शुरू हुआ होम स्टे निर्माण। भारत चीन युद्ध में हुआ था खाली। डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण। डोईवाला में गुलदार ने ग्रामीण पर किया हमला, लोगों में दहशत का माहौल। पूर्व ग्राम प्रधान ने वन विभाग से की सुरक्षा की मांग। आज शरद पूर्णिमा। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा यह पर्व आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की अमृत धारा करे प्रवाहित।
और उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 2 दिन तक बरसेंगे बादल, बर्फबारी की भी संभावना। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।